अब मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। और मैं गुरविंदर सिंह शेट्टी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अंगवस्त्र देकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्मानित करेंगे। अब मैं डॉक्टर अजय सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो गणेश जी का मूर्ति देके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्मानित करेंगे। अब मैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे संजय सेठ जी को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। अब मैं डॉक्टर भारती कश्यप जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे दीपक प्रकाश जी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगी। अब मैं हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच डॉक्टर राघव शरण जी उपस्थित हैं, उनको अंगवस्त्र पहना के सम्मानित करें। मैं फिर से उनसे आग्रह करूंगी कि हमारे बीच डॉक्टर HP नारायण जी हैं, उनसे उन्हें अंगवस्त्र देके सम्मानित करें। हमारे बीच डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उन्हें भी अंगवस्त्र देके सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी को आमंत्रित करूंगी स्वागत भाषण के लिए। नमस्कार, जोहार, वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, ENT सर्जन और भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक, झारखंड की धरती पर माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी का स्वागत करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा। साथ ही मंच पे आसीन माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, हमारे राज्यसभा सांसद और निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, वरिष्ठ ENT सर्जन डॉक्टर राघव शरण जी, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर HP नारायण जी,
वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय सिंह सर, सभी का चिकित्सकों से संवाद कार्यक्रम में सहृदय स्वागत करता हूं। साथ ही यहां उपस्थित सभी विशिष्ट चिकित्सकों, पत्रकार बंधुओं और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का आप सभी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे बीच आए। सर का ससम्मान स्वागत। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का यह आज का कार्यक्रम एक बहुत ही अनोखा पहल है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सकारात्मक सुधार हुआ। 2014 में जब आप प्रथम बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे और आज 2024 में जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज जो 2014 में सिर्फ 387 थे, आज 706 हैं, 82% का इंक्रीज। 2014 में जब आप स्वास्थ्य मंत्री बने थे उस समय एमबीबीएस की सीट सिर्फ 51,000 थी, जो कि आज बढ़ के 1,09,000 हो गई है, 112% का इंक्रीज। पीजी सीट 2014 में जब आप पहली बार बने थे प्रधान स्वास्थ्य मंत्री, उस समय 31,000 थी, जो कि आज बढ़ के 71,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हो गई है। आयुष्मान भारत की शुरुआत आपके स्वास्थ्य मंत्री काल में ही 23 सितंबर 2018 में रांची से हुई थी। आयुष्मान भारत आज भारत के दिल की धड़कन है। भारत के 55 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं। हमारे झारखंड के भी 1.25 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं। आज मोदी जी की नीतियों से भारत दुनिया के समृद्ध G20 देशों में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है हमारा, और ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट में हमारे आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य नीति का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हमारे झारखंड की स्थिति बाकी देश से थोड़ी अलग है। बाकी राज्यों में एक डॉक्टर 834 लोगों को देखता है, लेकिन हमारे झारखंड में 3,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की भी बात करें तो आज के दिन भारत की पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख है और हमारे झारखंड की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1 लाख है। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गरीबी की बात आती है तो हम लोग नीचे से टॉप पे आते हैं, टॉप 2-3 पे आते हैं। हम आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। हम आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देखते हैं। आप हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक से हमेशा उम्मीद रहती है। आज के दिन में यहां के डॉक्टर्स कुछ चीजों से जूझ रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, PNDCT है, और मुझे लगता है कि जितनी तरह से हम लोगों ने अपने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ाए हैं इतनी तेजी से, नंबर ऑफ MBBS सीट बढ़ाए हैं इतनी तेजी से, नंबर ऑफ जितना हिसाब से हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये जो समस्याएं हैं उसको भी हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में 2 शब्द रखें।
हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अब आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे बीच 2 शब्द कहें। दो शब्द के लिए तो मैं इतने दूर से नहीं आया हूं। जी, आज ये हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे भारत सरकार के मंत्री और मेरे संसद में मेरे साथी श्री संजय सेठ जी और यहाँ के वो लोकप्रिय सांसद भी हैं, राज्यसभा में मेरे साथी और पूर्व के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हम सब के आदर के योग्य और वरिष्ठतम डॉक्टर्स में से डॉक्टर राघव शरण जी, HP नारायण जी, श्री डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे प्रत्याशी श्री जीतू चरण राम जी, डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी जिन्होंने अभी स्वागत वक्तव्य रखा, समरीलाल जी हमारे MLA और हमारे वरुण साहू जी महानगर के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर बंधु जो लंबे अरसे से इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, ऐसे हमारे सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, इस कार्यक्रम में भाग लिया और जिस गर्मजोशी के साथ आपने अब मेरा अभिनंदन किया है उसके लिए मैं विशेष करके आपका धन्यवाद दूंगा। जब हम डॉक्टर समुदाय से मिलता हूं, जब हम मिलते हैं तो संख्या छोटी हो सकती है लेकिन आपका इम्पैक्ट बहुत दूरगामी होता है, इसलिए आप सब लोग विशेष हैं और आपके द्वारा कही गई बात वो समाज में बहुत दूर तक जाती है, एम्प्लीफाई होती है। इसलिए मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज आप सबसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला है। तो आप सब लोग जब समाज में इन बातों को रखते हैं तो उसको एक जस्टिफिकेशन भी मिलता है, क्रेडिबिलिटी भी मिलती है और वो एम्प्लीफाई होता है, समाज सब दूर जाने में सुविधा होती है। इसलिए मैं विशेष धन्यवादी हूं कि आज मुझे आप सबके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अभी अभिषेक जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि हेल्थ में ये हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हेल्थ ही में नहीं हुआ है, सारे देश में सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल सेक्टर्स, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबकी मर्म को समझ करके, उसकी तकलीफ को समझ करके उसको मजबूती देने का काम मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। और इसलिए मैं विशेष धन्यवादी हूं कि आपने एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि एक 7 साल बाद तीसरी बार लगातार किसी सरकार को आप लाए तो वो मोदी जी की सरकार को लेकर आए। और यह अपने आप में भारत को प्रगति की ओर ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है, लाभकारी सिद्ध हो रहा है, बेनिफिशियल सिद्ध हो रहा है, क्योंकि द रेन्स ऑफ द पावर ऑफ द कंट्री इज इन द राइट हैंड्स। भारत की सत्ता सही व्यक्ति और सही पार्टी के पास है। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं,
हमारा लोग खिल्ली उड़ाते थे, बदल रहा है देश, अच्छे दिन, बहुत सी बात बोलते थे। आज उनके मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि देश बदल गया। और देश बदल गया यानी हर दृष्टि से अब इसको देखने का नजरिया बदल गया। ये हम सबको समझना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, इन द लास्ट 10 years 19 lakh crore rupees have been spent only on infrastructure, only on infrastructure. Highways, roadways, 4-lane, 6-lane, corridor, industrial corridor, greenfield corridor. डेवलपमेंट की एक जिसको कहा जाए एक नई छलांग भारत ने लगाई है। Could you imagine that there will be a greenfield corridor starting from Varanasi, crossing Ranchi and going straight to Calcutta? अब ये हो रहा है, इस पर काम चल रहा है। 2556 किलोमीटर की नेशनल हाईवे रांची झारखंड में बनी है। आपने देखा होगा अंडरपाथ, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड, बाईपास। बताइए, तस्वीर बदलती हुई दिखती है कि नहीं दिखती है? कभी सोचा था कि जमशेदपुर का एयरपोर्ट कमीशन होगा? कभी सोचा था कि देवघर का एयरपोर्ट कमीशन होगा? लेकिन आज ये नेशनल नक्शे पर और देर सवेर ये इंटरनेशनल नक्शे पर आने वाले हैं। इसलिए एयरपोर्ट्स हो, हाईवेज हो, इंटरनेट की कहानी मैं बोलना चाहूंगा। हमारा मजाक उड़ाते थे लोग, जो हमारे विरोधी हैं वो सदा विरोधी रहेंगे। वो कहते थे इंटरनेट की क्या जरूरत है, ये तो अनपढ़ देश है। देखो सोच, सी दी मेंटालिटी, ये तो अनपढ़ देश है, यहां वाईफाई लेके क्या करेंगे, यहां इंटरनेट लेकर के क्या करेंगे, व्हाट विल बी द यूज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑप्टिकल फाइबर गांव तक पहुंचाई। आज 2.5 लाख पंचायत गांवों में और 1.5 लाख पंचायतों में आज कॉमन सर्विस सेंटर है और वहां से इंटरनेट से नौजवान अपनी सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहा है। यह फर्क पड़ रहा है। मुझे मालूम नहीं कि आप लोग कितना गांव घूमते हैं, लेकिन मैं आपको गांव की तस्वीर बताता हूं। गांव की तस्वीर क्या है कि एक महिला गांव में सर पर घास का पुल्ला, घास का बोझा उठाई हुई है और दूसरे हाथ से मोबाइल से हंसते हंसते फोन करते हुए जा रही है। यह तस्वीर आज भारत में हमको देखने को मिल रही है। आज आपका सब्जी वाला भी QR कोड से पेटीएम से पेमेंट ले रहा है। क्या यह बदली हुई भारत की तस्वीर नहीं है? क्या यह नए पैमानों को तय नहीं कर रही है क्या? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, पोर्ट्स की अगर मैं कहानी कहूं तो आज अगले 5-7 साल में भारत की मैक्सिमम शिप को कंटेन करने की और उसको पोर्ट्स पर अनलोड लोड करने की कैपेसिटी में भारत आगे बढ़ चलेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो रही है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बहुत काम हुआ है। अब मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं, अमेरिका की इकोनॉमी डमाडोल है, यूरोप की इकोनॉमी मुसीबत में है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, जापान की इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, चीन बताता नहीं है लेकिन उसकी प्रॉब्लम में है। आज अगर कोई ब्राइट स्पॉट है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो दैट इज इंडिया। एंड we have defeated whom? In 2014 we were in 11th position in economy. In 2019 we became 5th position and we overtook whom? Britishers,
who ruled us for 200 years, उनको पछाड़ करके आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। और समय दूर नहीं है, आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हम नहीं कह रहे हैं, आज दुनिया बोल रही है कि भारत के 25 करोड़ लोग बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से, गरीबी की रेखा से आज वो ऊपर उठ गए हैं। दे आर आउट ऑफ बीपीएल। कितनी संख्या है? 25 करोड़ लोग। और आईएमएफ बोलता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम रह गई है, लेस देन 1%। और ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि 80 करोड़ की जनता को भारत आज 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने हर व्यक्ति को दे रहा है। 80 करोड़। और आपके यहां की संख्या 41 लाख है, जिनको मोदी जी 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं। 11 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने किसानों को 2,000 रुपए दिया जा रहा है और साल का 6,000 रुपए दिया जा रहा है। आज किसान को कोई भी अपनी बीज खरीदना हो, कोई और कुछ खरीदना हो, उसके लिए उसकी व्यवस्था की जा रही है। और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसान को दे दिया गया है। यह आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यू सी द साइज, यू सी द नंबर, कि कितने लोगों को ये व्यवस्थाएं की गई हैं। आयुष्मान भारत, जिसकी चर्चा अभी अभिषेक जी कर रहे थे, आयुष्मान भारत 55 करोड़ पीपल, 12 करोड़ 36 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल उनके हेल्थ कवरेज के लिए दिया जा रहा है। आज आयुष्मान भारत का फर्क क्या पड़ा मैं बताऊं आपको। जहां जहां आयुष्मान भारत अच्छे तरीके से लागू हुआ जिस स्टेट में, वहां गरीब लोगों ने अपना उधार बैंक में क्रेडिट से वो मुक्त हो गए, उन्होंने अपना क्रेडिट क्लियर कर दिया। पहले गरीब आदमी के यहां अगर किसी का बाईपास करना हो तो वो व्यक्ति बाईपास हो जाता था। बुजुर्ग बोलता था मेरी चिंता मत करो, बच्चे की पढ़ाई की फीस दो, मैं ऐसे ही जी लूंगा। टेढ़े घुटने लेकर के घूमता था। आज गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आज 5 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है। और हम लोगों ने तय किया है, और एक बात और बता दूं, हर कोई जो भी बहन, जो भी माता, जो भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत फिर से लॉन्च किया, सेकंड फेज। अब ये 70 साल से ऊपर के लोगों को टिल ही ब्रीथ्स हिज लास्ट, अंतिम सांस तक हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। और आप फिर से हमारे कैंडिडेट जीतूराम चरण जी को चुनाव जिता के भेजिए, सरकार बनाइए। हम झारखंड में 10 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवरेज देंगे, 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देंगे। तो इस तरीके से गरीबी से हम 25 करोड़, क्योंकि जब हमने हेल्थ की चिंता कर ली, जब हमने उनके भोजन की व्यवस्था कर दी, जब हमने किसानों की चिंता कर ली, तो ऑटोमेटिकली गरीबी की रेखा से लोग ऊपर उठ करके आ गए। और वर्ल्ड बैंक कहता है इंडियाज इकोनॉमी रिमेन स्ट्रांग डिस्पाइट ऑफ वर्ल्ड स्लो ग्रोथ। दुनिया का, वर्ल्ड का ग्रोथ स्लो है। और मैं आंकड़ों से आपको बताना चाहता हूं इकोनॉमी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का ग्रोथ रेट 1.6% है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट 2.7% है, कनाडा का ग्रोथ रेट 1.2% है, फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.7% है,
जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.2% है और इंडिया का ग्रोथ रेट 6.8% है एंड इट इज रीचिंग 7। अब हमारे ये भाई बहन जो है ना, दोनों भाई बहन, इनको गरीबी दिखती है, इनको बेरोजगारी दिखती है, इनको पता ही नहीं चलता कि इकोनॉमी के पैरामीटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज ग्रोथ रेट, क्या मतलब होता है। आज जिस तरीके से दुनिया में भारत स्थापित हुआ है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप बताइए, ये कभी हमने सोचा था कि ट्रंप बोलेगा मोदी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज ए टफ गाय बट ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और पुतिन बोलेंगे दैट मोदी इज ए गुड मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन फॉर स्टॉपिंग दी वॉर। अमेरिका और रशिया आपस में आमने सामने खड़े हैं, लेकिन मोदी जी के लिए अमेरिका में भी जगह, ट्रंप के दृष्टि से भी और पुतिन की दृष्टि से भी, और दुनिया के तमाम देशों की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष, वहां के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मोदी इज द बॉस। ये फर्क आज दुनिया में आया है। मैं आपको डिप्लोमेटिक भाषा में समझाना चाहता हूं। 10 साल पहले डिप्लोमेटिक भाषा यह होती थी कि दुनिया का कोई भी नेता जब इंडिया की बात करता था तो डिप्लोमेटिक भाषा में डिप्लोमेसी रखते हुए वो इंडिया एंड पाकिस्तान कहता था, और बहुत से ऐसे देश थे जो अगर इंडिया आते थे तो पाकिस्तान जाते थे बाद में, या पाकिस्तान आते थे तो इंडिया आते थे। यानी दुनिया भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर देखता था। इसलिए इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया हाइफन पाकिस्तान, इंडिया हाइफन पाकिस्तान। 10 साल में इंडिया के साथ अब कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। इंडिया इज इंडिया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में नोबडी स्पेसेस इंडिया एंड पाकिस्तान, दे ऑलवेज से इंडिया एंड दे नेवर रिपीट द नेम ऑफ पाकिस्तान विथ इंडिया। पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे अमेरिका, क्या चर्चा करते थे? टेररिज्म। क्या चर्चा करते थे? जम्मू कश्मीर। क्या चर्चा करते थे? पीओके। आज मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो चर्चा क्या होती है? सेमीकंडक्टर, आईटी, मेडिसिन, मेडिकल कोऑपरेशन, ये आज चर्चा होती है बराबरी के स्तर पर। यह बदलता भारत हमको देखने को मिलता है। और इसीलिए अगर मैं कहूं, अब G20 की बात कीजिए। अब आप बताइए, G20 में दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि नहीं कि भारत एक शक्ति है? बताइए, G20 में हुआ कि नहीं हुआ? और दुनिया के लोगों को पहले सब आते थे और दिल्ली में मीटिंग करके चले जाते थे। G20 की 200 मीटिंग्स हुई हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सभी जगह मीटिंग्स हुई, और दुनिया ने भारत को देखा, इंडिया को देखा पहली बार। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इंडोनेशिया में कोई डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था G20 का, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन जरूर हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ तो यहां हुआ। और हमारे अफ्रीकन नेशंस को अगर G20 में शामिल किया गया, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन नेशंस को, तो वह भी भारत के रिक्वेस्ट पर यहां भारत में किया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए नाउ इंडिया इज प्लेइंग इन इंटरनेशनल रोल। अगर युद्ध के बारे में मोदी जी रशिया में जाकर के पुतिन के सामने बोलते हैं यह युद्ध का समय नहीं है, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, युद्ध करने की बात नहीं कहूंगा। यह ताकत अगर है तो आज भारत अपने पोजीशन को बता रहा है। भारत, इंडिया इंटरेस्ट फर्स्ट है, और इसलिए हम स्टेटस को इस होकर के नहीं चल रहे हैं, और उस दृष्टि से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कोरोना आया, आप सब लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, और कोरोना को सही मायने में हम लड़ करके निकले हुए लोग हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना में लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन कोरोना की मैनेजमेंट में भारत मजबूती से डटा रहा और उसमें से निकल करके आया है। यह मोदी जी की नेतृत्व।
और इसका कारण क्या था? मोदी जी ने सिर्फ सरकार ही नहीं लड़ी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी ने समाज को भी लड़ने के लिए तैयार किया। ये जनता कर्फ्यू, ये लॉकडाउन, आपको मालूम है यूरोप में स्ट्राइक हुआ है लॉकडाउन पर, अमेरिका में लोगों ने लॉकडाउन मानने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को जोड़ा और सारा भारत कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुआ। और इस कारण से पहले जनता कर्फ्यू और फिर बाद में लॉकडाउन, और लॉकडाउन 100% सफल रहा। और इसी लॉकडाउन के दौरान भारत को लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया। जहां आईसीयू बेड नहीं थे वहां बेड्स थी, जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी वो की, जहां हमारे को अन्य व्यवस्थाएं दवाइयों की करनी थी वो भी की गई। और हमने कोरोना से लड़ने के लिए जब हम तैयार हो गए तो हमने लॉकडाउन हटाया। और उस समय मोदी जी ने क्या कहा था? पहले लॉकडाउन लगाते समय कहा, जान है तो जहान है। आपके ध्यान में होगा कि हॉस्पिटल्स के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, डॉक्टर्स को शाबाशी दी गई, डॉक्टर्स के साथ देश खड़ा है इस बात का संदेश दिया गया। और जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब लॉकडाउन उठेगा, अब जान भी है और जहान भी है, दोनों की चिंता की जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोरोना के मैनेजमेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं, और मैं बार बार बोलता हूं एज ए हेल्थ मिनिस्टर, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 28 to 30 इयर्स लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की देश में दवा को आने में 100 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया के लिए दवा को आने में 25 से 30 साल लग गए। लेकिन कोरोना पहला केस 20 जनवरी को डिटेक्ट हुआ था 2020 में, और मोदी जी ने टास्क फोर्स 20 अप्रैल 2020 को बैठाया था, और भारत ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार की। यह भारत का सामर्थ्य है, 2 वैक्सीन। और इंडिया का वैक्सीनेशन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट। और अब मैं इंटरनेट की बात करता हूं और डिजिटल की बात करता हूं। इन अमेरिका यू गेट अ कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑन ए पेपर, इन इंडिया यू गेट vaccine certificate on your mobile. This is the difference that we have to understand. और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि कोरोना के दृष्टि से इंडिजिनस वैक्सीन के माध्यम से 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे अभिषेक जी बहुत सी बातों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि हम लोगों ने आज हेल्थ को होलिस्टिक बनाया है। जब आप लोग स्टूडेंट होंगे तो सारा जोर क्यूरेटिव पर था, क्योर करने पर था। आज हमने होलिस्टिक बना दिया है। नाउ द हेल्थ पॉलिसी इज प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव। हमने होलिस्टिक बनाया है। और इसलिए अगर हमने टर्शरी हेल्थ केयर की चिंता की, अगर हमने सेकेंडरी हेल्थ केयर की चिंता की है, तो हमने सबसे ज्यादा आज प्राइमरी हेल्थ केयर की चिंता की है, और प्राइमरी हेल्थ केयर को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए और हम हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल भी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा करके काम कर रहे हैं, और इसलिए अवेयरनेस को हम बढ़ा रहे हैं। मैं यहां 2014 में 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, और जिसमें आपके झारखंड का देवघर भी आता है। मैं डॉक्टर भाइयों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी सीरियसली कंसंट्रेटिंग ऑन द ब्रिंगिंग अप ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैंने एक बात कही है कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की क्वालिटी को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और इसलिए अगर दिल्ली के एम्स को 60 में बंद करके अगर 80 में उसकी प्रतिष्ठा हुई, तो अगर 5-7 साल 10 साल यहां भी लग जाएंगे
तो लगाया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में अब कोई झारखंड का पेशेंट अगले 7 साल के बाद वो दिल्ली ना जाए, उसकी व्यवस्था झारखंड में हो जाए, इस बात की हम चिंता करेंगे। और वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए हैं। 22 ऑपरेशन मॉडल और ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं। सारे ऑपरेशन थिएटर की टीचिंग थ्रू टेलीविजन, थ्रू कैमरास आपको क्लासरूम में बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखेगा। मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन देने का प्रयास हो रहा है और मोस्ट मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं और उसी के साथ साथ ओपीडी आईपीडी की व्यवस्था भी की है। हम फैकल्टी भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और झारखंड को एक बहुत नायाब उपहार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 22 मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज को बनने में 1400-1500 करोड़ रुपए लगते हैं और अब जो नए बन रहे हैं उसमें 1800-2000 करोड़ लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का रिकरिंग खर्चा 2000 करोड़ रुपीस पर एनम पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हुए हैं। ये आप समझिए कि हम किस तरीके से क्वालिटी को इन्हांस करने में लगे हैं और उस दृष्टि से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अभिषेक जी ने आपको बता दिया, एक समय में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 766 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 125% का मेडिकल सीट्स का इंक्रीज हुआ है। पीजी में 127% का मेडिकल सीट्स का इंक्रीज हुआ है। एंड वी आर कमिटेड, इस साल हमने 1000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई है और हम 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई है और हम 75,000 मेडिकल सीट्स 5 साल में बढ़ाने वाले हैं और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, एक समय था जब चर्चा होती थी ब्रेन ड्रेन। नीति निर्धारकों के दिमाग की चिंता कीजिए। आज हम कह रहे हैं वी आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ इंडिया, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया की चिंता कर रहे हैं और हम इसलिए डॉक्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ में पैरामेडिक्स भी हम उसी लेवल पर ले जाएंगे ताकि दुनिया भी और देश की हम सेवा कर सके। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा स्किल, स्पीड एक अच्छे तरीके से बढ़ाने का काम हो रहा है। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने अपने ग्रामीण परिवेश में जब आप ब्लॉक में डॉक्टर होंगे या जब आप सरकारी डॉक्टर होंगे तो आपने सुना होगा सब सेंटर, पीएचसी, फिर पीएचसी में कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। हम लोगों ने 1,70,000 सब सेंटर और पीएचसी को मिलाकर इनको हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया है और प्रिवेंटिव का यह सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। और ए भैया फोन बंद करो। प्रिवेंटिव का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनने वाला है क्योंकि हम लोगों ने तय कर लिया है कि 30 की एज में एवरीबडी विल बी स्क्रीन एंड ही विल बी स्क्रीन फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर डायबिटीज, फॉर डेंटल, फॉर मेंटल, हाइपरटेंशन, सबसे उसको स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि हम हार्ट के बर्डन के डिजीज को रोक सके, ताकि हम डायबिटीज को रोक सके, ताकि हम रेनल फेलियर को रोक सकें और हम उसको हेल्दी जीवन दे सकें। इस तरीके से हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इसके लिए हम लोगों ने एनक्वास भी किया है, नेशनल क्वालिटी असेसमेंट। हम नेशनल क्वालिटी असेसमेंट कर रहे हैं, यानी सिर्फ ये पीएचसीज नहीं होंगी, इन पीएचसीज में, इन सब सेंटर्स में क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या चीजें रखी गई हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स और कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट करने की व्यवस्था कर दी गई है और उस दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। मैं जहां तक इसके लिए फुटफॉल की बात है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आज 286 करोड़ ये इसका फुटफॉल है और 338.2 करोड़ यहां स्क्रीनिंग हो चुकी है। यानी हम उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग करने का काम हम लोग जो कर रहे हैं उसके माध्यम से ये चीजें आगे हम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी, वो हमको समझ में आएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोगों ने भी अपने यंगर डेज में देखा होगा
हम लोग वैक्सीनेशन पर जोर देते थे। आज मैं खुशी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत, और इस प्रोग्राम में नो लेफ्ट आउट, कोई छूट न जाए, इसलिए रेगुलर इम्यूनाइजेशन को छोड़कर, अदर देन द रेगुलर इम्यूनाइजेशन विच वाज गोइंग ऑन, जो लोग मजदूर, हमारे भाई, हमारे गरीब लोग, हमारे जो घुमंतु जातियां, ये सब लोग, इन सब लोगों को हम लोगों ने पकड़ पकड़ करके वैक्सीनेशन इनके बच्चों को कराया है। एंड इंद्रधनुष में 5,46,00,000 बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ है और 1,32,00,000 माताओं का वैक्सीनेशन हुआ है। इस तरीके से मिशन इंद्रधनुष को हम लोगों ने, और ये 12 फेजेस में मिशन इंद्रधनुष को लागू किया गया है। इससे हुआ क्या है, MMR हमारा 130 पर लाख लाइव बर्थ से घट करके आज 97 पर लाख लाइव बर्थ हो गया है। और उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारी 78.9% से बढ़कर के 88.6% हो गया है, इसकी चिंता की गई है। उसी तरीके से हमारा IMR वो 37 पर 1000 लाइव बर्थ से घट करके वो 28 पर 1000 लाइव बर्थ हो गया है। यानी हम पैरामीटर्स में हर एक में हम इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस में आज पर लाख पॉपुलेशन में 237 से घट करके 199 हो गया है और हम ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हम 2027-25 तक हम लोगों ने तय किया था, कोरोना में थोड़ा सा हमारा समय गया है, हम उसको कवर करके ट्यूबरक्लोसिस को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हमारे गरीब लोगों को दवा मिल सके, इस बात की व्यवस्था की गई है। और जब मैं आयुष्मान भारत की बात करता हूं तो आयुष्मान भारत ने कॉमन मैन को आज बहुत बड़ा सशक्तिकरण दिया है। और जब ये 29 अक्टूबर से लागू हुआ है, मैं आप सब से कहूंगा कि आप सब लोग जो भी हॉस्पिटल रन कर रहे हो, जो भी लोग कर रहे हो, आप आयुष्मान भारत से जुड़िए। 6 करोड़ हम लोगों ने माताएं बहनों को जो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको भी हम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं। और यहां हमारी सरकार आएगी, हम 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे और आयुष्मान भारत को जोड़ेंगे। आज हम लोगों ने 5 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, दुमका, हजारीबाग, हमारे पलामू, चाईबासा, कोडरमा, और आगे हम लोगों ने 10 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का तय किया है। और ये मेडिकल कॉलेजेस जब खुलेंगे 75,000 सीट्स तो हम पूरा करेंगे ही। और उसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हमने धनबाद को भी दिया और जमशेदपुर को भी दिया। और ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स 250 करोड़ रुपए के ईच के बने हैं और 7 स्पेशलिटीज की, सुपर स्पेशलिटीज की आज वहां पर चिकित्सा शुरू हो गई है। उस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब हम झारखंड की बात करें तो हमारा IMR यहां पर 34 से घट करके 25 हो गया है। और झारखंड की हम अंडर 5 मोर्टालिटी रेट की बात करें तो वो 44 से घट करके 27 हो गया है। इसलिए झारखंड की भी स्वास्थ्य के दृष्टि से स्वास्थ्य जगत में एक परिवर्तन आया है। मैं बहुत से आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात आपको बताने आया हूं कि मोदी जी की सरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। मोदी जी की सरकार रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। मोदी जी की सरकार प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। मोदी जी की सरकार प्रो पीपल गवर्नमेंट है। और इसलिए आप बताइए, इतने दिनों से आप सिंगल इंजन पर उड़ रहे हैं, डबल इंजन चाहिए कि नहीं? आप बताइए, डबल इंजन चाहिए कि नहीं? 4 साल में, 5 साल में हेमंत जी ने क्या कर दिया बताइए? नक्सलिज्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बताइए, भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बहुत बढ़ा। और उसमें क्या बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ दिया झारखंड ने। 350 करोड़ रुपए एक MP के घर से निकले। 7 दिन लग गए, मशीनें हाफ गई, नोट गिनते गिनते न गर्म हो गई, नई मशीनें लगानी पड़ी। हफ्ता भर लग गया, 350 करोड़ रुपए, कोई शर्म नहीं। और देखिए, एक मंत्री के PA के पास से 20 करोड़ रुपए निकले। एक ऑफिसर के घर से, जेल में है वो,
एक अफसर के घर से 30 करोड़ निकले। बताइए भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसको रोकना है कि नहीं रोकना है? इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना है कि नहीं होना है? आप बताइए बांग्लादेश की घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है? डिटेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदिवासी कल्चर को हार्मफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं कि नहीं हड़पी जा रही हैं? और ये जो हम जमीन की जो बात करते थे उस पर अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जंगल पर अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन सब चीजों से लड़ने के लिए आवश्यक इस बात का है कि हम यहां से हमारे जीतू चरण जी को आप चुनाव जिताएं, जीतू चरण राम जी को, और अपना सहयोग भी करें। रांची में हमारे सीपी सिंह जी को जिताएं, सब लोगों को आप आगे लाएं, और रांची में भी आप हमारे कैंडिडेट्स को जिताएं, झारखंड में भी हमारे कैंडिडेट्स को जिताएं, और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। आप लोगों ने बहुत शांति से मेरी बात सुनी। मैंने प्रयास किया कम समय में आपको देश और स्वास्थ्य के जगत के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिलाएं। आपने हमारे साथ मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जेपी नड्डा जी। आज आपका संबोधन सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सकों के बीच नई ऊर्जा का संचार हुआ है। All round development in all sections of the society, their needs have been addressed and fulfilled, all because the country is in the right hands, the white spot in the world. अब मैं डॉक्टर अजय सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आज हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि इस परिसर में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री के चरण स्पर्श पड़े हैं। सर, हम लोग धन्य हैं। चूंकि कार्यक्रम का एक हिस्सा था सर, इंटरैक्शन का, दोनों तरफ से संदेश मिला कि कमीशन से भी हम लोगों ने बात की थी और सर आपके का भी एक संकेत मिला। लेकिन जितनी भी बातें हैं सर, वो एक कागज के अपना मेमोरेंडम बना के दीपक प्रकाश जी को सर हम लोग देंगे। और मेहरबानी करके सर, अब तो हम लोग गणेश जी के साथ शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत बार लगता था कि रामायण में एक पल है जिसमें कोई नृपोही हमें का पानी, चारी छोर नब हो हवरानी। डॉक्टर हैं, डॉक्टरे रहेंगे, अर्ची पर्ची और खर्ची दे करके ही काम होगा। लेकिन आप लोग के, आपके आने के बाद, आपके सोच के बाद और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के बाद पहली बार रांची में एक इतिहास बना। यहां से जीता हुआ बीजेपी का एमपी पहली बार मंत्री बने। पहली बार, जो मेरे छोटे भाई संजय सेठ जी, पहली बार सर, ऐतिहासिक है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट फिर कर देते हैं सर, आपने तो कह तो दिया जिता दीजिए सबको। 3 यहाँ मुख्य कंस्टिट्यूएंसी है, हटिया, रांची और कांके। आज तक कोई मंत्री नहीं बना सर। अबरी ध्यान रखिए, इस बार ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। कभी जमशेदपुर में करना पड़ता है, कभी कुछ कर, तो इन तीनों पर ध्यान। जैसे संजय जी के तरफ से एक बैरियर टूटा, वरना कोई नहीं सर। आप एक बार जनता दल से रविंदर वर्मा बने थे केंद्रीय मंत्री, बाद में सुबोध जी बने दूसरे दल के, बीजेपी का संजय। सर, होता क्या है कि हम लोगों को ये ले लिया जाता है, एक टेकन फॉर ग्रांटेड, दिनकर जी के शब्दों में, कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसमें निहित गरल हो, उसका क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। हम लोग दंतहीन वाले कैटेगरी में माने जाते हैं। हम लोग लगता है कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वोट तो सर देंगे ही। लेकिन आपसे उम्मीद, चूंकि आपसे मेरा दूसरा भी संबंध है, तो हम
आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है सर कि यहाँ पर 4 जनरेशन डॉक्टरों का बैठा हुआ है सर। हमारे दोनों गुरुदेव बैठे हुए हैं, प्रोफेसर HP नारायण, प्रोफेसर राघव शरण, हम एक जनरेशन हुए, डॉक्टर अनंत सिन्हा तीसरे जनरेशन हुए, ये लोग और भी जो हैं सो तीसरे जनरेशन, ये लोग विजय राज, ये लोग, इन लोगों को हमने क्लास लिया, और अनंत का बेटा भी बैठा हुआ है, वो भी डॉक्टर। तो 4 जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स आर सिटिंग हेयर एंड लिसनिंग टू यू सर, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि होगा। लेकिन जो मेमोरेंडम मिले सर, ठीक है अभी चुनाव के इसमें नहीं ये हो, लेकिन उस पर ध्यान दिया जाए सर, वरना आयुष्मान में आपने कहा था कि जहां आपका राज है, बीजेपी का है, वहां तो काफी अच्छा चल रहा है सर, हम लोग गड़बड़ वाले में बहुत फंसा है, बहुत 100 करोड़ रांची का। तो ऐसा ना हो कि बाध्य होकर के हम लोग न कहना शुरू कर दें। और दूसरा सुरक्षा से गला बैठ गया, सुरक्षा मांगते 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 2006 से कर रहे हैं। राणे साहब जब कहे, राणे साहब जब बोले, जब वहाँ महाराष्ट्र में 2006 में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था IMA का, वहाँ पर जब हुआ तो वो कहें कि जा करके अपने यहाँ करवा लो सर, करवाने का कोशिश करते रह गए। या भाजपा की सरकार आई तो उसमें मंत्री जी ने रखा, उसी के मुख्य विप ने अपोज कर दिया। जब इनकी सरकार आई, जो हमारे भतीजा कहिए या छोटे भाई कहिए जो अभी चल रहा है, तो उनकी जब सरकार आई तो उन्होंने रखवाया, कैबिनेट से पास कर दिया कि हाँ इन लोगों को दे दो प्रोटेक्शन। और जब वो रखा उन्होंने तो अपने खड़ा हो गए अपोज करने। तो सर ये झुंझुनना वाला बात सर आपसे उम्मीद है, चूंकि ये चीज़ हम लोगों ने देखा है, हम बंद करने वाले हैं दीपक प्रकाश जी, लेकिन इतना इंतजार लोग किया है किसी बात के लिए। और इतना हम जानते हैं कि जगत प्रसाद नड्डा जी बात को हमारे समझेंगे, इसलिए कि एक तो निजी हो, पारिवारिक हो, और चूंकि विकास भारती के हम अध्यक्ष हैं सर, माननीय अशोक भगत जी हैं वहाँ, हमेशा आपको याद करते रहते हैं। तो उस नाते भी, संघ संगठन के नाते भी सबके लिए ध्यान दिया जाए सर। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।